हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी पीवाईक्यू क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के दो वीडियो सेशन में हम लोगों ने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखा था। आज के इस सेशन में हम लोग तीसरे पार्ट की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी निरंतर परिवर्तन होते रहता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका भार, बी में दिया हुआ है द्रव्यमान, सी में दिया हुआ है आकृति और ऑप्शन डी में दिया हुआ है चाल। क्या परिवर्तित होते रहता है? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर किसी भी वस्तु में जो गति का कारण होता है, किसी भी वस्तु में जो गति का कारण होता है वो क्या होता है सर? वो असंतुलित बल होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि संतुलित बल जो है वो वस्तु में गति का कारण नहीं होता है। आप कहेंगे कैसे सर? तो सपोज कीजिए कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है और एक लड़का इधर है और एक लड़का इधर है और ये क्या कर रहा है कि दोनों अपनी अपनी तरफ इसको खींच रहा है। दोनों क्या कर रहा है सर? अपनी अपनी तरफ इसको खींच रहा है और ये जो खींच रहा है तो ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो बताइए ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? आप कहेंगे कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सर ये जो लड़का है ये 10 न्यूटन का बल लगा के खींच रहा है, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? आप कहिएगा सर इधर जाएगा। जब 5 न्यूटन इधर से इधर खिंचा रहा था, 5 न्यूटन इधर खिंचा रहा था, तो दोनों तरफ बल क्या थे सर? बराबर थे। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं सर? संतुलित स्थिति। और आप देख रहे हैं कि संतुलन की स्थिति में वस्तु में कोई भी गति नहीं हो रहा, न वस्तु इधर जा रही है न वस्तु इधर आ रही है। लेकिन जैसे ये लड़का इस पे 10 न्यूटन के बल से इसको अपनी ओर खींचा, वस्तु क्या हुई? उधर चली गई। मतलब क्या, यहाँ पे जो है असंतुलित बल कार्य करने लगा। कौन सा बल कार्य करने लगा सर? असंतुलित बल कार्य करने लगा। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता भी है कि कोई भी वस्तु अपने विरामावस्था और गतियावस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि किसी भी वस्तु में गति का जो कारण होता है वो वस्तु का क्या, वस्तु पर लगने वाला क्या होता है सर? असंतुलित बल होता है। अच्छा, अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगेगा तो वस्तु के किस चीज में परिवर्तन होगा? तो आप कहेंगे सर किसी वस्तु पर बल लगने से वस्तु चलना शुरू कर देती है, मतलब असंतुलित बल लगने से वस्तु के चाल में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ध्यान रखिए कि आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में भार भी दिया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं और W इक्वल टू होता है क्या? mg होता है, जहाँ पे m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान और g क्या है? तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। बाकी के आकृति को आप समझ ही रहे होंगे और द्रव्यमान का मतलब भी आप समझ ही रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? आपका ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, योनि, गर्भाशय गिरा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि सर ये निषेचित क्या होता है। निषेचित जो यहाँ पे निषेचित अंडा युग्मज जो दिया हुआ है ये क्या है सर? इसके बाद न पता करेंगे कि ये कहाँ जाता है ना जाता है क्या। तो देखिए, निषेचित अंडा को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। अब ये उर्वरक मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब ई फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचित। ये कहाँ होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आप सबों को पता है कि 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। तो जो आपका मेल पेरेंट्स होता है या जो मेल होता है और फिर जो फीमेल होता है, जो मेल होता है वो मेल गैमेट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है सर? मेल गैमेट रिलीज करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं हम लोग सर? स्पर्म कहते हैं। और जो फीमेल होता है वो फीमेल गैमेट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? फीमेल गैमेट रिलीज करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? ओवम कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम
मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब दोनों एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि मेल गैमेट स्पर्म और ओवम के डिफ्यूजन से क्या बनता है सर? तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। जाइगोट को क्या बोलते हैं? भ्रूण। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है, मतलब मेल गैमेट जो स्पर्म है, फीमेल गैमेट जो ओवम है, ये जब दोनों फर्टिलाइज होता है तो कहाँ पे होता है? तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फीमेल के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जनरली ये चीज़ आपको एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया, इन सब में देखने को मिलता है। लेकिन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही फीमेल के बॉडी में डिफ्यूज़ होते हैं। और ये कहाँ पे डिफ्यूज़ होते हैं? तो गर्भाशय में चले जाते हैं डिफ्यूज़ होने के बाद। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निषेचित अंडा युग्मज किस में समाविष्ट हो जाता है, तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में चला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि मेल गैमेट स्पर्म को बोलते हैं, फीमेल गैमेट ओवम को बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फीमेल के बॉडी में ये दोनों जब एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होता है तब हम लोग उसको फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, निषेचित एग बोलते हैं। और यही फर्टिलाइज्ड एग कहाँ पे चला जाता है? गर्भाशय में चला जाता है। और फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या हो जाता है सर? जाइगोट बना लेता है। क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निषेचित अंडा युग्म मतलब क्या कि फर्टिलाइज जो आपका एग है वो किस में समाविष्ट होगा? तो गर्भाशय में समाविष्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा है? बहुत ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है? अब ध्यान रखिए कि आपके पास टोटल 118 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है सर? 118 तत्व है और हर एक तत्व का अपना अपना एक क्या है सर? सिंबल है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सर? कि तत्वों के आधुनिक प्रतीक का जनक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? जे बर्जीलियस। कौन है सर? जे बर्जीलियस। इससे भी आपका कई बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है कि तत्वों के आधुनिक प्रतीक का जनक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? जे बर्जीलियस। अरे भैया, आधुनिक प्रतीक का मतलब वह है जो हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं, क्लोरीन के लिए Cl लिखते हैं, फेरस के लिए Fe लिखते हैं, ठीक है, और हम लोग नाइट्रोजन के लिए N लिखते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन नेम से लिया गया है? तो आपके पास जो 118 एलिमेंट हैं उसमें से आपके कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका जो सिंबल है वो उसके लेटिन नेम से लिया गया है। जैसे कि आप मरकरी की बात करते हो, ऐसे तो हम लोग उसको पारा बोलते हैं, इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, लेकिन उसका लेटिन नेम क्या होता है? तो आप कहते हो हाइड्रोजीनियम होता है सर। आप जैसे बात करते हो किसकी सर? टंगस्टन की बात करते हो, तो टंगस्टन तो हम लोग ऐसे बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन टंगस्टन को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? W से। क्यों? क्योंकि इसका जो लेटिन नेम होता है वो क्या होता है? तो आप कहते हो सर वाल्फ्रम होता है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? फेरस की, लोहा की। तो लोहा कहते हैं हम लोग, लेकिन इसके लिए सिंबल Fe का यूज़ करते हैं। अब ये लोहा जो है, ये जो Fe है, ये कहाँ से आया है? तो ये इसके लेटिन नेम, ये इसके किसके नेम सर? लेटिन नेम फेरस से आया है। कहाँ से आया है? फेरस से। या यही चीज़ आपको कहीं कहीं पे क्या लिखा हुआ मिलता है सर? फेरम लिखा हुआ मिलता है। और आपका इस तरह के बहुत सारे तत्व हैं जो जिसका नाम लेटिन सिंबल से लिया गया है या जिसका सिंबल लेटिन नेम से लिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है? एल्युमिनियम, इसके लिए सिंबल हम लोग Al लिखते हैं। आपका क्लोरीन, इसके लिए सिंबल हम लोग Cl लिखते हैं।
कार्बन इसके लिए सिंबल हम लोग C लिखते हैं, आयरन इसके लिए हम लोग सिंबल Fe लिखते हैं। अभी मैंने बताया कि आयरन का जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है, फेरस या फेरम होता है, और इसीलिए हम लोग लोहा को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बनाना है तो मात्र 10 या 15 ऐसे तत्व हैं जिसका सिंबल लैटिन नेम से लिया गया है। मेरे समझ से आपको उसको याद कर लेना चाहिए, कंठाग्र कर लेना चाहिए, ताकि एग्जाम में, मैं सिर्फ ग्रुप डी की एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपके जुबान पे होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। मैंने कई बार अपने सेशन में बताया है और लगातार मैं YouTube पे भी बताते रहता हूँ कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए। मेरे मित्र, आप सबों को पता है कि पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर एक बल से खींचती है, और उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया आपको कि पृथ्वी जो है वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर एक बल से खींचती है, और उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं या ग्रेविटी कहते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर तब तो गुरुत्व बल का फॉर्मूला जी m1 इंटू m2/r² हो जाएगा। यहाँ पे वो नहीं कहते हैं मेरे मित्र, वो आप जो F इक्वल टू जी m1 इंटू m2/r² कहते हो, वो तब कहते हो जब दो वस्तु एक दूसरे से पृथ्वी तल पर r दूरी पर स्थित हो, तब हम लोग वो फार्मूला अपनाते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से अर्थ के सरफेस पे आ रहा हो तो हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी उसको बल से खींच रही है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, गुरुत्व बल कह रहे हैं। और ये जो गुरुत्व बल होता है ये वस्तु के भार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, भार के बराबर होता है। मतलब क्या कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी उसके भार के बराबर बल से अपनी ओर आकर्षित करती है या अपनी ओर खींचती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है, तो भार के बराबर बल से अपनी ओर खींचती है, मतलब कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग भार के नाम से भी जानते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। बहुत बार मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि ये आपका एक वृत्ताकार मार्ग है, वृत्ताकार पाथ है, और ये उसका क्या है सर, सेंटर है। और मान लीजिए कि इस पर आप ही हैं सर, ये जा रहे हैं, इस पर मूव कर रहे हैं, तो आपकी जो गति होगी सर क्या होगी, वृत्तीय गति होगी। लेकिन आप क्या करेंगे सर, आपको घूमना तो इसी वृत्ताकार मार्ग पे है, घूमना सर इसी वृत्ताकार मार्ग पे है। तो आप जब इस पे घूमेंगे तो आपकी जो गति होती है या आपकी बॉडी की जो पोजीशन होती है वो पूरी तरह से संतुलित होती है। काहे जानते हैं कि यहाँ से जब भी कोई वस्तु इस पे दौड़ लगाना शुरू करता है, जब भी वस्तु किसी वृत्ताकार पाथ पर दौड़ लगाना शुरू करता है तो उसकी जो गति होती है ना, उसकी जो गति होती है वो बैलेंस रहती है, संतुलित रहती है, वो अपने ट्रैक को छोड़ करके बाहर नहीं जाती। रीज़न क्या है, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए वस्तु द्वारा हमेशा केंद्र की तरफ एक बल लगाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं सर, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अच्छा, अगर ये आपसे पूछ दे कि केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखेंगे, केंद्र से जब बाहर होगा तब हम लोग उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, मान लीजिए कि ये लड़का है, इस वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर कहता है केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो आप केंद्रीय बल कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा है, बहुत ही छोटा सा सवाल है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बिल्कुल ही आसानी से कहेंगे सर अमोनियम क्लोराइड। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा है, फिर बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको हमेशा याद में रखेंगे। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर बाकी के जो ऑप्शन है कॉपर, लेड और सिल्वर, ये वाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एक क्वेश्चन भी है और एक वन लाइनर आपका सेंटेंस भी है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु और उपधातु। क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर अधातु जो होते हैं वो ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं क्योंकि ये भंगुर होते हैं, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं। आप कहेंगे कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। और आपसे फिर कहा जाता है सर कि यहाँ पे क्या है कि गैस अवस्था में भी पाया जाता है। तो भाई मेरे ये बताओ कि जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि अधातु सामान्यतः गैस अवस्था में पाई जाती है। तो मैंने आपको बोला कि ये ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं लेकिन भंगुर होते हैं, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं जैसे कि ब्रोमीन, और फिर आपका गैसीय अवस्था में तो ये होता ही होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। अच्छा, कभी आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे सर पारा Hg किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल, आप लोग प्रैक्टिकली फील करते होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। तो कबूतर को हम लोग क्या कहते हैं सर, गर्म रक्त वाला होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्व का बाहरी कोश पूर्ण होता है। बाहरी कोश पूर्ण बोले तो जैसे मैं बात कर लूँ हीलियम की, तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2। तो इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। मैं फिर बात करूँ किसकी सर, नियॉन की बात करूँ, तो आप कहेंगे सर इसके भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। चूँकि इसका परमाणु संख्या 10 होता है तो दूसरे कक्षा में कितना जाएगा, 8। आप देख रहे हैं कि इसका भी बाहरी कोश पूर्ण है, इसका भी बाहरी कोश पूर्ण है। आप इसी तरह बात कर लोगे आर्गन का, तो आर्गन का सर 18 होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पहले कक्षा में जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा में और फिर 8 इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा में। इसका भी बाह्यतम कक्षा क्या है सर, पूरी तरह से फुलफिल है। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि सर ये तो हीलियम, नियन और आर्गन अक्रिय गैस के एग्जाम्पल है। अरे भैया ये पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि अब आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि अक्रिय गैस जो होते हैं उसका बाहरी जो कक्षा होती है वो पूर्ण होती है। और अक्रिय गैस आपके आवर्त सारणी में किस ग्रुप में पाया जाता है, तो 18वें समूह में पाया जाता है। किस में पाया जाता है सर, 18वें समूह में। 17वें ग्रुप को क्या कहते हैं सर, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है सर कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है, तो आप क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर सी 18वें। कि 18वें समूह में जो तत्व रहते हैं वो क्या होते हैं सर, तो अक्रिय गैस तत्व होते हैं। कौन सा तत्व होते हैं, अक्रिय गैस तत्व होते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक 37 वाला संबंध रखता है। अच्छा, यहाँ पे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दे दिया है। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके टाइपिंग में मिसप्रिंट कर दिया है, इसको छोड़ देंगे, अगला किसी सेशन में इसको हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है, हाथी, पोरपोइसस, शार्क और पतंग। अच्छा, पराध्वनि का मतलब समझते हैं आप लोग, पराध्वनि का मतलब क्या हुआ
कि ऐसा ध्वनि जो आपके ऑडिबल रेंज से क्या हो सर, ज़्यादा हो। तो आपसे जो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है, तो प्रोपोइसस आपका ऐसा जानवर है जो क्या करता है, पराध्वनि उत्पन्न करता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, आपसे क्या पूछा है सर, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। आप सबों को मालूम है ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलता है, उससे तेज सर किस में चलता है, सब उससे कम, तेज नहीं, उससे कम किस में चलता है, तो द्रव में, और सबसे कम स्पीड में किस में चलता है, तो गैस में चलता है। आप कहेंगे कितना स्पीड से चलता है, तो ठोस में अगर चलेगा तो 5000 मीटर पर सेकंड याद रखेंगे, द्रव में चलेगा तो 1500 मीटर पर सेकंड याद रखेंगे, और गैस के लिए सर 340 मीटर पर सेकंड याद रखेंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो आप क्या कहेंगे सर, ऑप्शन ए, ठोस माध्यम में ध्वनि की गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 14। इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। क्या कि एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन निर्भर नहीं करता है। तो आप इस चीज़ को सुधार लेंगे कि एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, ये होना चाहिए क्वेश्चन। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है लंबाई, पदार्थ, दाब, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो चालक के लंबाई पे डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, चालक के मटेरियल पदार्थ पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक सुचालक प्रतिरोध का निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है। अगर क्वेश्चन को एज इट इज रहने दें तो आप कहेंगे सर लंबाई पे भी डिपेंड करता है, पदार्थ पे भी डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन दाब पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, निर्भर नहीं करता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब, जब आप ये लगा लेंगे अपने क्वेश्चन में कि सर निम्न में से किस पर सुचालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो आप कहेंगे दाब पर निर्भर नहीं करता है। मेरे मित्र टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको साथ साथ करेक्शन करवाते चलूँगा। और हाँ, अगर जो ज़्यादा आपका गलत होगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग अगले सेशन में देख लेंगे, इसीलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि धोवन सोडा के अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर धोवन सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। ये आपका क्या होता है सर, धोवन सोडा का फार्मूला होता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ इस फार्मूला को याद रखने के लिए कि आप मान लीजिए कि कपड़ा धोने के लिए आपको 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, कपड़ा जब आप धोएंगे तो सर्फ का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, सोडा का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो Na2CO3 आपका क्या हो जाता है, सोडा हो जाता है। आप वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे और आपको कपड़ा धोने के लिए 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है। तो Na2CO3 10H2O किसका फार्मूला हो जाता है सर, वॉशिंग सोडा का फार्मूला हो जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि धोवन सोडा के एक अणु में पानी की कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना अणु उपस्थित है सर, 10। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।